Now, let's start with DPS number 4. इसी समय डाउट्स लिखवाइए सबसे पहले तो। सिक्स्थ DPS नंबर 4 का 6th 11th और 8th। Beside that 13 प्रॉब्लम्स है इसमें। देखिए मैं प्रॉब्लम भी समझा दूंगा। द पार्टिकल ऑफ मास m is projected with speed u at an angle theta with horizontal. Find the torque of the weight of particle about the point of projection when the particle is at highest point. देखिए जो प्रॉब्लम है दैट इज, एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से मास m के पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा गया। पार्टिकल का मास m है, उसे u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करा गया है, और वी नीड टू डिटरमाइन टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। यह पार्टिकल इस तरह की ट्रेजेक्टरी में जाएगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर जब यह पार्टिकल होगा, इस पॉइंट पर इसके वेट की वजह से टॉर्क, इस पॉइंट पर इसका वेट mg है और mg की वजह से टॉर्क, हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू वेट mg। इसमें जो सबसे आसान तरीके से निकाला जा सकता है दैट इज, सबसे पहली बात वह इस केस में क्लॉकवाइज टॉर्क होगा इनटू द बोर्ड। साइंस से हमें मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछा है, तो दैट वुड बी mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें mg के पॉइंट ऑफ एक्शन पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें mg का लाइन ऑफ एक्शन पता है। यदि हमें mg का लाइन ऑफ एक्शन पता है जो कि इस लाइन में है, तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ पार्टिकल। हाईएस्ट पॉइंट पर यह इस पार्टिकल की रेंज का ठीक आधा होगा। There are multiple methods to determine range in this perpendicular distance. आप चाहें तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है uy, दैट इज u साइन थीटा, u साइन थीटा y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वर्टिकल, और हाईएस्ट पॉइंट पर यह वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैं यह इक्वेशन लगा के v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और v इक्वल टू u प्लस 80 लगाकर मैं टाइम डिटरमाइन कर सकता हूं हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का। vy इक्वल टू uy प्लस ayt, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। यह लगाकर टाइम डिटरमाइन कर सकता हूं हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच। हाईएस्ट पॉइंट पर y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सीलरेशन के लिए माइनस g इंटू टाइम, तो टाइम हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। कितने टाइम में वह हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा? इस पार्टिकल का ux है u cos थीटा, दिस इज ux and this is uy. ux is u cos theta, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा mg का दैट इज ux
इनटू टाइम, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा और टाइम की जगह यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हाफ ऑफ रेंज है, यह दिखने लगेगा यू स्क्वायर बाय 2g साइन 2 थीटा। और हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू mg इज mg इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। g से g कैंसल्ड, टॉर्क ड्यू टू mg इज m u स्क्वायर बाय 2 साइन 2 थीटा। दिस इज टॉर्क ड्यू टू eleventh problem. Hold on for a minute. नाइन्थ और 10th भी करूंगा, पहले 8th देख लेता हूं। 8th प्रॉब्लम पर ध्यान दें। When force of 6 Newton is exerted at 30 degree to a wrench at a distance of 8 centimeter from a nut, it's just able to loosen the nut. What force would be sufficient to loosen it if it acts perpendicular to wrench at 16 centimeter from the nut? देखिए, मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर वैसा का वैसे ही बनाना तो बड़ा टफ है। फिगर तो आप इधर से ही देखते चलो। इस तरह से नट है और इस नट को आप रेंच से लूजन कर रहे हो। जो प्लायर होता है, प्लास होता है, उससे आप इसे लूजन कर रहे हो। इस तरह का डिवाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं नट को लूज करने के लिए। यह नट और डिवाइस कुछ इस तरह से। अब इसको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे फोर्स लगाकर 30 डिग्री के साथ 6 न्यूटन का फोर्स लगा के 8 सेंटीमीटर की दूरी से जस्ट लूज करा जा सकता है। तो हम देखिए टॉर्क कितना लगाया जा रहा है। नट को लूज करने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ता है। नट को लूज करने के लिए हमें उसे रोटेट करना पड़ता है और उसे रोटेट करने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ता है। आप कितना टॉर्क लगा रहे हो इस नट पर। यह नट का सेंटर है। इस नट को आप उसके सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश करते हो लूजन करने के लिए। तो आप कितना टॉर्क लगा रहे हो यह देखें। हम कहते हैं टॉर्क नीडेड टू लूजन द नट, वह डिटरमाइन करा जा सकता है इस तरह से। इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जिस तरीके से उनने सिचुएशन ड्रॉ कर रखी है उस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये इसी से पास हो रही है। हमने थोड़ा फिगर इस तरह से बनाया है तो हल्का सा गड़बड़ हो रहा है। ये जो फोर्स है ये तो इसके सेंटर से ही पास हो रही है। ये जो फोर्स है 6 न्यूटन इंटू साइन 30, ये इस नट को लूजन करेगी।
और इसकी वजह से जो टॉर्क होएगा दैट इज 6 न्यूटन इंटू साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 8 सेंटीमीटर. इट्स 6 into 1 by 2 into 8 Newton centimeter. This is the torque needed. उस नट को लूजन करने के लिए इतना टॉर्क चाहिए. इस तरीके से इस फोर्स का यह कंपोनेंट इस नट को लूजन करेगा. अब उन्हें पूछा है कि यदि इसी नट को हम इस एंड पर फोर्स लगाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल फोर्स लगाते हैं एफ डैश, ये फर्दर 8 सेंटीमीटर है, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता. इस जगह पर यदि हम फोर्स लगाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से फोर्स लगाते हैं, तो हम कहते हैं नट को लूजन करने के लिए रोटेट तो इसी एक्सिस के अबाउट करना है, उसके लूजन करने के लिए इतना ही टॉर्क चाहिए. तो टॉर्क नीडेड वुड बी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दिस सिचुएशन एज वेल. टॉर्क हम यही लिखेंगे 6 इंटू 1 by 2 इंटू 8 न्यूटन सेंटीमीटर is equal to force into, in this case, the perpendicular distance is 16 centimeter. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल्ड, 8 से 8 कैंसल्ड और इधर से यह 3. So force comes out to be simply 1.5 न्यूटन. मात्र 1.5 न्यूटन लगाकर आप उस नट को लूजन कर सकोगे. यदि आप यही फोर्स इधर लगाते हो और बिल्कुल नॉर्मल ऐसे लगा, बजाय इस जगह पर ऐसे फोर्स लगाने की, क्योंकि इस फोर्स का यह कंपोनेंट किसी काम का नहीं है. यह कंपोनेंट नट को लूजन करेगा. इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा. इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि जरा आप सिचुएशन फिगर को देखिए. मैं दोबारा इस फिगर को बना देता हूं क्योंकि अभी जो मैंने बनाया है उससे गड़बड़ी सी हो रही है. फिगर उनने इस तरह से बना रखा है. यह नट और इस तरह से रेंच है और यह रेंच इस तरह से बना रखा है और इस पर फोर्स इस जगह पर दिखा रखा है और यह फोर्स ऐसे 6 न्यूटन 30 डिग्रीज पर. और इसके दो कंपोनेंट, एक इधर, यह कंपोनेंट तो नट के सेंटर से ही पास कर रहा है, जबकि यह कंपोनेंट नॉर्मल हो जाएगा. 6 न्यूटन इंटू कॉस 30, 6 न्यूटन इंटू साइन 30. 6 न्यूटन इंटू कॉस 30 वो इसी से पास कर रहा है, इसलिए उसकी वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा. टॉर्क इसकी वजह से होगा और वहां हमने इधर कैलकुलेट करके दिखा दिया. फिगर को बड़े ध्यान से देखिएगा. वहां 9th प्रॉब्लम. Once again, फिगर इज इंपॉर्टेंट. तो उस फिगर को बनाने की वजह वहीं कवाई से देखूंगा. कुछ इस तरह की सिचुएशन बना रखी है. हार्ट शेप, कोई बॉडी, और इस जगह पर कहीं कैलकुलेट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट पॉइंट ओ. लेट मी लोकेट पॉइंट ओ. पॉइंट ओ इस जगह पर है, शायद यही है.
इस पॉइंट ओ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से एक फोर्स लगता हुआ सम 37 डिग्रीज पर 15 न्यूटन। एक फोर्स इस जगह पर लगता हुआ 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 न्यूटन। एक फोर्स इस तरह से 150 डिग्री पर लगता हुआ 20 न्यूटन और एक फोर्स 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लगता हुआ 90 डिग्री पर 10 न्यूटन। फैक्ट बताएं तो इन्हें टॉर्क निकालने के ऑलमोस्ट सारे कंडीशन एक ही प्रॉब्लम में रख दिए और अब आपको सभी फोर्सेस की वजह से नेट टॉर्क निकालना है। ये तो रफ फिगर बना हुआ है बोर्ड पर, जरा ध्यान से आप कॉपी में देखते हुए भी चलिएगा। मैं टॉर्क निकालना बताता हूं। द नेट टॉर्क, एक बात समझ जाइए, इफ वी हैव गॉट फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी, तो उन फोर्सेस को हम ऐड नहीं कर सकते। वी कांट ऐड ऑल दिस फोर्सेस वेक्टोरिकली। हम इन फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सारी फोर्सेस बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर लग रही। इन दैट केस हर एक फोर्स की वजह से हमको टॉर्क अलग अलग निकालना होगा और इन टॉर्क को वेक्टोरिकली ऐड करना होगा। द नेट टॉर्क वुड बी R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 एंड सो ऑन। इस तरह से मैं करूंगा। देखिए, नेट टॉर्क निकालने के लिए मैं एक एक फोर्स का एनालिसिस करते जाता हूं। क्यों ना आसान आसान फोर्स पहले कर लेता हूं। जैसे यह 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स की वजह से, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर के, टॉर्क निकालना सबसे आसान। इसके लिए टॉर्क निकालना सबसे आसान इसलिए क्योंकि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के लिए मैं क्या करता हूं, R क्रॉस F इनटू द बोर्ड, क्लॉकवाइज टॉर्क जिसको नेगेटिव लिख देता हूं। तो नेगेटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स 4 सेंटीमीटर। यह 10 न्यूटन की वजह से टॉर्क हो गया। नेगेटिव साइन के साथ हमने इनटू द बोर्ड कह दिया, क्लॉकवाइज टॉर्क कह दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दिखने लगे। अब अगला टॉर्क हम इस फोर्स की वजह से बोल देते हैं। यह फोर्स तो सीधा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ही है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। भले ही फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, डिस्टेंस फाइनाइट है, मगर इसके लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाने से साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाने से 5 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। हम कहेंगे 5 न्यूटन इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0, साइन 180 डिग्री हो जाएगा। इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं। अब हम देखते हैं टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स 20 न्यूटन की वजह से टॉर्क। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर देते हैं। इधर हम फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट, यह जो दूरी है 4 सेंटीमीटर की, ये 150 डिग्री दे रखा है, ये 150 डिग्री दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है दूरी। तो रेडियस वेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, हम तो फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व कर देते। एक फोर्स का कंपोनेंट यह लिया जाए और एक फोर्स का कंपोनेंट यह लिया जाए। इस तरह से हम फोर्स के दो कंपोनेंट कर देते हैं। यह एंगल हो जाएगा
90 और यह 60, तो यह हो जाएगा 20 cos 60 और ये हो जाएगा 20 sin 60। हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। अब हम कहते हैं 20 sin 60 या तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा, जो टॉर्क होएगा वह इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से। तो इसकी वजह से जो टॉर्क होएगा दैट इज, अब डायरेक्शन भी देख ले, R क्रॉस F, R क्रॉस F outward the board, anti-clockwise torque. This force would rotate the body in anti-clockwise direction. तो पॉजिटिव टॉर्क लिखूंगा इसके लिए, प्लस फोर्स की जगह लिखूंगा 20 न्यूटन इंटू cos 60, cos 60 की जगह 1/2 और इसका दूरी है 4 सेंटीमीटर। इसकी वजह से भी टॉर्क हो गया। अब सिर्फ एक फोर्स और बचता है 50 न्यूटन। अब इसको, इस सिचुएशन को देखते हैं वंस अगेन। इस फोर्स को भी रिजॉल्व कर लेना ही समझदारी है। हम या इस केस में हम फोर्स को रिजॉल्व नहीं करें, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। इस केस में फोर्स को रिजॉल्व करने के बजाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। यह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और यह 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस वुड बी 6 सेंटीमीटर इंटू साइन 37, 6 सेंटीमीटर इंटू साइन 37। साइन 37 हम जानते हैं 3/5। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर इंटू साइन 37, दैट इज 6 सेंटीमीटर इंटू 3/5। इस केस में फोर्स को रिजॉल्व करने के बजाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को देखकर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें। फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा कैसे रखेंगे, 15 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 6 सेंटीमीटर इंटू 3/5, 6 सेंटीमीटर इंटू 3/5, and this is the net torque on the body. In fact, इस एक प्रॉब्लम में उन लोगों ने कोप्लेनर फोर्सेस की वजह से टॉर्क निकालना सिखाया है और टॉर्क को अलग अलग तरीके से जो निकालने के हमने मेथड समझे वो सारे ही मेथड एक ही प्रॉब्लम में आ गए। इस केस में सीधा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस केस में जो फोर्स रेडियस वेक्टर के अलोंग थी उस फोर्स को देखते से उसका टॉर्क 0 कह दिया जाए। इस केस में फोर्स को रिजॉल्व करके टॉर्क निकाला, रेडियल फोर्स की वजह से टॉर्क 0 कहा और टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से टॉर्क लिखा। और इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा कैसे रखा, लाइन ऑफ एक्शन देखकर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोप्लेनर फोर्सेस की वजह से टॉर्क जो निकालना हमने सिखाया था वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डिस्कस करा हुआ है। बड़े ध्यान से देखिए, 10th प्रॉब्लम करवाऊंगा इसके बाद। नाउ लेट्स डिस्कस 10th and 11th प्रॉब्लम। पहले 10th प्रॉब्लम, a cubical block of mass m and edge length a slide along a rough inclined plane of inclination। इसके ऊपर यह एक क्यूबिकल ब्लॉक मास m, एज लेंथ a, with a uniform speed, it's sliding over this inclined plane with a uniform speed. V is constant. Find the torque due to torque of normal force
एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क। अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हम अभी तक हमेशा पॉइंट साइज ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करते हुए स्टडी करे हैं। इस बार यह ब्लॉक पॉइंट साइज नहीं है, यह एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका एज लेंथ ए है और मास m है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाता हूं, उस फ्री बॉडी डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो और फिर हम प्रॉब्लम को समझते हैं। यह क्यूबिकल ब्लॉक, यह क्यूबिकल ब्लॉक, इस क्यूबिकल ब्लॉक पर एक फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसके सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर ही लगेगा इस तरह से। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरली रिजॉल्व करके ही एनालाइज करना होता है। क्यों ना हम इसे रिजॉल्व कर ही दें और रिजॉल्व करके ही आगे का एनालिसिस देखेंगे। यह एंगल थीटा होगा, यदि इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा। और यह कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, यह कंपोनेंट होगा mg कॉस थीटा। अब यदि यह ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 है। इसका एक्सीलरेशन 0 होना, इंक्लाइन प्लेन पर इसका एक्सीलरेशन 0 होना मतलब इंक्लाइन प्लेन पर इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये फोर्स तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स 0 कैसे होगा? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स 0 ऐसे होगा कि mg sin थीटा तो इसको ड्रैग कर रहा है। इस ड्रैगिंग से प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर इस फेस पर इंक्लाइन प्लेन का फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा। यह फ्रिक्शनल फोर्स इसको एक्सीलरेट होने से बचाएगा। along the inclined plane net force 0 होना चाहिए। acting frictional force must be compulsorily equal to mg sin theta, क्योंकि यह फ्रिक्शनल फोर्स यदि mg sin थीटा से कम हुआ तो नेट फोर्स along the inclined plane होगा, उसकी वजह से एक्सीलरेट होने लगेगा। यदि फ्रिक्शनल फोर्स, एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा से ज्यादा हुआ तो यह डिसीलरेट करने लगेगा, वेलोसिटी कम होने लगेगी। मगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है। उन्होंने कहा है विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मींस कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन 0। उसके लिए जरूरी है जो ड्रैगिंग फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। अब इसके अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स और होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल डायरेक्शन में भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। यदि यह ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, न ऊपर न नीचे, तो इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल भी
नेट फोर्स 0 होना चाहिए। mg cos थीटा के ही अपोजिट एक फोर्स होना चाहिए, मगर नॉर्मल रिएक्शन होती है। अभी तक हमारा यह कंसेप्ट रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन को हम एक पॉइंट फोर्स बनाकर उसके सेंटर पर लगा देते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? कभी नहीं। नॉर्मल रिएक्शन कभी भी कोई पॉइंट फोर्स नहीं होती है, कभी भी सेंटर ऑफ मास पर इस तरह से नहीं लग सकती है। इनफैक्ट नॉर्मल रिएक्शन तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होती है, और यह डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स पूरे के पूरे एरिया ऑफ कांटेक्ट पर लगती है। इस केस में यह बॉडी इस mg sin थीटा की वजह से ऐसे कपल होना चाहेगी, इस तरह से रोटेट करना चाहेगी। mg sin थीटा की वजह से टॉर्क यदि बढ़ गया तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि कैसी सिचुएशन आती है कि यह क्यूब ऐसे स्लाइड होने के बजाय ऐसे टॉपल कर जाता है। उस टॉपलिंग से प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, वह पीछे की तरफ तो कम होती है और इस तरह से आगे की तरफ ज्यादा होती है। नॉर्मल रिएक्शन कोई एक पॉइंट फोर्स नहीं है, किसी एक पॉइंट पर ऑफर नहीं होती है। यह तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। यह नॉर्मल रिएक्शन है। इस फ्री बॉडी डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। अब हम कहते हैं यह बॉडी यदि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इमेजिन z एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू बोर्ड। Imagine an axis passing through center and perpendicular to board. The body is not rotating about this axis. इस सेंटर से पास होते हुए और बोर्ड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस इमेजिन कीजिए, यह बॉडी ऐसी की ऐसी ही ट्रांसलेट हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रही। Hence, tau about c, torque about c must be 0. यदि टॉर्क अबाउट सी 0 है तो देखिए mg sin थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा, क्योंकि ये तो सेंटर से ही पास होती हुई फोर्स है। mg cos थीटा की वजह से भी कोई टॉर्क नहीं होएगा, क्योंकि ये भी सेंटर से ही पास होती हुई फोर्स है। टॉर्क होएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड ड्यू टू ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी 0। हमसे टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन पूछा है और हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी माइनस ऑफ टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क हम लिख दे, सिंपल सी बात है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी हमें पता है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें पता है। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज, देखिए सबसे पहले तो R क्रॉस F इनटू द बोर्ड, R क्रॉस F इनटू द बोर्ड। इट्स क्लॉकवाइज टॉर्क, ये फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगी। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव लिख दो और टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव लिख दो, और फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। This is torque due to frictional force. Torque due to frictional force is negative. Magnitude of frictional force दिख रहा है हमें mg sin थीटा और perpendicular distance हमें दिख रहा है a/2. So this is equal to minus mg/a/2 sin theta. Torque due to normal reaction is
माइनस ऑफ टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, इधर भी एक माइनस है, मतलब टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव टॉर्क होएगा, इट्स mga/2 sin थीटा। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क होएगा वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होएगा, पॉजिटिव टॉर्क होएगा, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्सेस कम है, आगे की तरफ फोर्सेस ज्यादा है। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि यह फोर्सेस कम होते होते जीरो हो जाए, वो सारा नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पर ऑफर होने लगे, तो ये बॉडी की टॉपलिंग की कंडीशन हो जाती है। प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, इसके बाद 11th प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। mg sin थीटा mg cos थीटा की वजह से टॉर्क इसलिए जीरो, क्योंकि वो उसी एक्सेस से पास हो रही है जिस एक्सेस के अबाउट हम काम कर रहे हैं। हमारी एक्सेस है सेंटर से पास होते हुए बोर्ड के परपेंडिकुलर। 11th प्रॉब्लम, a rod of mass m and length n lying horizontally is free to rotate about its vertical axis to its center. The horizontal force, यह एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, वर्टिकल तो हम परपेंडिकुलर टू बोर्ड बोल देते हैं, फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस टू इट्स सेंटर। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड F एक्ट ऑन रॉड एट डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम इट्स सेंटर। यह इसका सेंटर है, इस सेंटर से L/4 की दूरी पर, मतलब कहीं इधर फोर्स F एक्ट करता है, force F is acting. The force is always perpendicular to rod. Find the angle rotated by the rod during the time t after the motion. देखिए, force is always perpendicular. तो कितना यह रोटेट होगी? सबसे पहले यह L/4 दूरी है, तो हम टॉर्क निकाल लें। टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड इज F into perpendicular distance, L/4, F into perpendicular distance, यह टॉर्क है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होएगा? सेंटर के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml²। टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, तो इधर से अल्फा आ जाएगा। टॉर्क की जगह पर मैं लिख दूं F L/4, I की जगह पर 1/12 ml² इंटू अल्फा, तो इधर से अल्फा हो गया F अपॉन और 3F अपॉन M इंटू L, यह अल्फा हो गया। अब टाइम t में कितना एंगल ऑफ रोटेशन होएगा? तो थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा t²। यह इक्वेशन सीधा सीधा लगा दें। थीटा इज इक्वल टू ω0t 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, हाफ अल्फा की जगह पर 3F/ml और t²। So this becomes 3/2 F t²/ml. This is the angle by which the rod would rotate. सिंपल सा सवाल था वैसे। फोर्थ शीट का डिस्कशन